प्लीज मुझे ये शादी नहीं करनी बाबा, मुझ पर रहम करें, मैं बेटी हूँ आपकी, वो हिचकियों से रोते हुए कह रही थी। रुस्तम शाह ने जबरदस्ती उसे वली के तौर पर अरमगान शाह के साथ रुखसत कर दिया। उसे वहां रहते 3 माह हो चुके थे, लेकिन वो नहीं जानती थी उसका शौहर कौन है। वो मान चुकी थी उसकी जिंदगी अब यही है। उसे रोज तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। कमल किचन के एक कोने में बिछा हुआ खाना खा रही थी, जो थैलियों में फकीरों के लिए बांधा जाता था। जब अफगान शाह सिस्कियों की दबी दबी आवाज सुन हैरत से किचन में दाखिल हुआ। तो प्लीज मुझे मत मारना, भूख से चक्कर आ रहे थे कि वो रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ती उसे पत्थर की कर गई, क्योंकि वो तो उसकी पंचायत ने ये फैसला किया है कि रुस्तम शाह की बेटी को अरमगान शाह के साथ निकाह करके इनके घर बनी कर दिया जाएगा, क्योंकि रुस्तम शाह के बेटा निशान शाह अरमगान शाह के भाई शमशेर शाह का कातिल साबित हुआ है और पंचायत उसे मुजरिम करार देती है। लिहाजा जल्द अज जल्द इस फैसले पर अमल दरामद किया जाए। पंचायत अपना फैसला सुनाकर खड़ी हो चुकी थी। रुस्तम शाह तो बस अपने बेटे को ही देखे चले जा रहे थे। शुक्र था कि इनका इकलौता बेटा इस सबसे निकल आया। निशान शाह इसका इकलौता बेटा और उनकी आने वाली नस्लों का वारिस, वो शुक्र का सांस भरते हुए अपने बेटे के कंधे के गिर्द बाजू हमारी करते हुए उसे लेकर पहाड़ की जानिब पड़ गए थे। शेर शाह ने रुस्तम शाह और उसके बेटे को खा जाने वाली नजरों से देखा था। ये लोग उसके जवान बेटे को निगल गए थे। सिर्फ एक तनाजे के चलते जमीन के मसले पर तनाजे बढ़ते बढ़ते कब बात हद से बाहर निकल गई, इस बात का उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ। इस सब की लपेट में शेर शाह का बेटा शमशेर शाह आ चुका था। तो प्लीज मुझे ये शादी नहीं करनी बाबा, मुझ पर रहम करें, मैं बेटी हूँ आपकी, वो हिचकियों से रोते हुए कह रही थी। बात जब हद से बढ़ने लगी तो उसने झुकते हुए अपने बाप के कदमों को थाम दिया। रुस्तम शाह तो हमेश बेहिसी से अपनी बेटी को देख रहा था। बेहिसी की चादर ओढ़े हुए वो अपना पाँव खींचते वहां से 2 कदम पीछे हट चुका था। समझ जो कुछ पंचायत का फैसला है, अब तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तुम्हें अपने भाई के लिए कुर्बानी देनी ही होगी। सारी जिंदगी तुम हमारे सिरों पर बोझ रही हो। अब इस बोझ को हमें हटाने दो और अपनी बेटी होने का फर्ज निभाओ। संजीदगी से बोलते हुए वो कहीं से भी समन के साथ दिखाई नहीं दे रहे थे। समन ने बेबसी से अपनी आंखें नीचते हुए अपने बाप की हकीकत से नजरें चुराई। उसका बाप हमेशा से संगदिल था। मोहब्बत नाम की चीज उसे इस खानदान से नहीं मिली थी, मगर इतनी बड़ी नाइंसाफी। उसे लगा था कि उसका बाप उसके हक में खड़ा होगा, मगर ये भी उसकी काम ख्याली ही साबित हुई। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। बेबसी से अल्फाज लबों से पिछले थे। आंखों ने नम होते हुए आखिरी बार अपने बाप की सूरत देखी थी, जिस पर रुस्तम शाह अपना चेहरा फेर चुका था। बेटी हो तो बेटी होने का फर्ज निभाओ। बाप और भाइयों को बचाना तुम्हारा काम है, और अगर तुम अपने बाप और भाई के काम नहीं आ सकी तो तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं। खामोशी से निकाह करो और मकान शाह के साथ चली जाओ। गरजते हुए नीचे में बोलते वो अपने कदम कदम बढ़ाते हुए बाहर निकलते चले गए। पीछे जमल अपना चेहरा हाथों में छुपाते हुए सिसकियों से रोई। उसका बस चलता तो वो यहाँ से गायब हो जाती। जिंदगी भर बाप की शपथ के लिए तरसती आई थी, और अब जाकर तो उसके बाप ने उसे गनी ही कर दिया। क्या वो उसकी बेटी नहीं थी? क्या उनको इस बात का खौफ लाहक नहीं था कि वहां जाकर उसके साथ कैसा सलूक होता? ये बेहिसी का कैसा रूप था जो अपने बाप की शक्ल में देख रही थी वो? माँ के जाने के बाद तो जिंदगी वैसे ही अजीरन हो चुकी थी, और अब वो लोग न जाने उस पर कैसा कैसा जुल्म करते, मगर उसके बाप को परवाह कहाँ थी। उन्हें अपना बेटा और उसकी जिंदगी ज्यादा अजीज थी, जिसके चलते वो अपनी बेटी की जिंदगी और इज्जत को भी दांव पर लगा सकते थे। बेहिसी से उसने सोचते हुए अपनी आंखों से आंसू बहाए। इसका नाजुक वजूद लरस रहा था। खूबसूरत चेहरा रोने से मजीद निखर गया था। सो फरता हुआ चेहरा किसी का भी दिल मोह लेने की ताकत रखता था, मगर यहाँ हवेली के मर्द बेहिस थे, जिन पर उसकी मासूमियत, खूबसूरती और नरम दिली का कोई असर नहीं हुआ। जमल रुस्तम शाह को अरमगान शाह के निकाह में देकर वहीं कर दिया गया था, और वो रुखसत होकर उनकी हवेली में आ चुकी थी। पहले ही दिन उसे लाकर एक अंधेरे छोटे से कमरे में बंद कर दिया। वो जो हमेशा से ही अंधेरे से खौफजदा रहती थी, चीखते हुए कभी दीवार से लिपटे दरवाजे को खटखटाते हुए उसे खोलने की कोशिश करी थी। प्लीज खोल दे, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, कपकपाते हुए अल्फाज बोलते वो आसपास अंधेरे में देखते हुए और भी ज्यादा लड़ उठी। बाहर ठहरी हुई वो बेहिस औरत संगदिली की आला मिसाल कायम करते हुए उसकी चीखों से अपने जहन को और ज्यादा सुकून पहुंचाने की कोशिश करी थी। वो शमशेर शाह की माँ थी, कायरा बेगम। तुम इस जालिम खानदान से, और जिन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया है, तुम्हारी वजह से आज मैं उसे अपने सामने देख नहीं सकती। तुम उसकी कीमत चुकाओगी, मेरा बच्चा मुझसे छीनने की कीमत चुकाओगी। ये तो अभी शुरुआत है, तुम देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। तेज भरे लहजे में बोलती हुई कायरा बेगम वहां से आग की जानिब बढ़ गई। वो दरवाजे को धड़धड़ाते हुए बहते हुए आंसुओं के साथ अपने हाथों को जख्मी करती चली जा रही थी, मगर ये खौफ था कि कम होने का नाम ही नहीं लेता था। उसे अब अंधेरों की आदत डाल लेनी चाहिए थी, मगर न जाने
क्यों? उसका नाजुक सा दिल अब भी अंधेरे से खौफजदा होते हुए फड़फड़ा रहा था। खुदा के लिए खोल दे, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। बेबसी से अल्फाज अब अटक अटक कर अदा हो रहे थे, क्योंकि बोले और चीखने की सकत अब वो आहिस्ता आहिस्ता सीख गई, अपने अंदर से खोती चली जा रही थी। न जाने कितनी देर मजीद रोती रही। तब रोते रोते ही हवास काम करना छोड़ चुके थे और दरवाजे के साथ लगे हुए ठंडे फर्श पर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। जिस शख्स से वो निकाह में आई थी, इस शख्स को तो वो देख भी नहीं पाई थी। उसके सामने बस निकाहनामा और मौलवी के अल्फाज दोहराए गए थे, जिसको सुनते हुए वो हामी भरने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। यहाँ लाते ही उसे उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था, जिस पर वो एहतजाज तो किया करती। सुबह की आंख अपने ऊपर ठंडा यख पानी पड़ने से हुई। हड़बड़ाते हुए वो उठते आंखों को खोलते हुए आसपास देखने की कोशिश कर रही थी कि उसे कायरा बेगम सर पर ही खड़ी हुई दिखाई दी। सिर्फ आंखों से उसे जानिब देखते हुए वो उसे कच्चा चबा जाना चाहती थी। बहुत आराम फरमा लिया तुमने, अब उठो और काम पर लगो। एक झटके से नीचे झुककर उसके बालों से खींचकर उसे अपने साथ खड़ा करते हुए उसके दर्द से लापरवाह वो बोलते बाहर की जानिब उसे धकेल चुकी थी। दिखते पते वजूद के साथ वो चलते हुए उनके साथ किचन की जानिब आई। बड़े बड़े देगचे जिनमें मुलाजमों को खाना था, इनके सामने ठहराते हुए वो उसे कड़ी नजरों से घूर रही थी। काम की आदत तो पहले ही थी, इस मार धाड़ ने उसकी हवास तल्फ कर दिए थे और मजीद रात को रोने की वजह से उसके सर में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी। काम में लड़खड़ाहट पर उसे हर थोड़ी देर बाद एक थप्पड़ पड़ता, जिस पर उसके नाजुक से गालों की जिल्द सूख होकर रह गई। ठीक से खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या तुझे? कहर भरी नजरों से उसे देखती हुई कायरा बेगम खाने को उसकी जानिब फेंक चुकी थी। गरम गरम खाने के छींटे अपने हाथों और बाजुओं पर पड़ते हुए वो दर्द से अपनी आंखें मीच चुकी थी, जिस पर कायरा बेगम की लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो ऐसे ही तो उसे देखना चाहती थी, दर्द में तड़पता हुआ, ताकि उसे भी एहसास हो कि उसका बेटा किस अर्जी से गुजर रहा है, ताकि उनके जलते हुए दिल को सुकून आए। फिर से बनाओ, संजीदगी से हुक्म जारी करती हुई वो वापसी की जाने पलट चुकी थी, जबकि वो दर्द से सिसकते हुए अपने जोर पड़ते हाथों को थामे वापस से काम में जुट गई। उसे वहां रहते 3 माह हो चुके थे, लेकिन वो नहीं जानती थी उसका शौहर कौन है। वो मान चुकी थी उसकी जिंदगी अब यही है। उसे रोज तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। कमल किचन के एक कोने में बचा हुआ खाना खा रही थी, तो थैलियों में फकीरों के लिए बांधा जाता। वो अभी अभी हवेली में दाखिल हुआ था, किसी काम से बाहर के लिए गया हुआ वो आज लौटा। रात का अंधेरी पूरी हवेली में फैल चुका था, जिसके बाहर तमाम लोग अपने कमरों में दुबके हुए सोने की तैयारी कर चुके थे। अभी वो कदम कदम चलते आगे बढ़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने ही लगा था, जब अरमगान शाह सिस्कियों की दबी दबी आवाज सुन हैरत से किचन में दाखिल हुआ। भारी कदमों की धमक लिए वो जैसे ही किचन में दाखिल हुआ, एक नाजुक सा फुकरा सा सिमटा सा वजूद कोने में और भी ज्यादा सहम कर गठरी नुमा हो चुका था। प्लीज मुझे मारना मत, मुझे चक्कर आ रहे थे इसलिए। वो रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ती उसे पत्थर की कर गई, क्योंकि वो तो उसके निकाह में उसकी औरत थी। अरमगान शाह उसकी हालत देखते हुए जमीन में धंसता चला गया। निकाह के वक्त वो एक नजर उसे देख चुका था, निहायत ही खूबसूरत लड़की थी, मगर आज उसके चेहरे पर रकम तशद्दुद की दास्तान कुछ और ही सूरत हाल बयान कर रही थी। हटा हुआ होंठ और चेहरे पर पड़े हुए ज़रबों के निशान, मजीद उसके हाथ और वजूद के अयां होते हिस्सों पर जलने और दूसरे तशद्दुद के निशानात भी थे, जिसको देखते हुए नवान शाह की मुठ्ठियां भींचते लबों को सख्ती से आपस में नीच चुका था। तभी आगे बढ़ते हुए उसके सामने दो तानों होकर बैठा। उसको देखते ही जमाल अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर चुकी थी। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? संजीदगी से सवाल करता हुआ वो उसकी आंखों में देखे गया, जिसे देखते ही जमाल अपना सर नकी में हिला चुकी थी और मगान शाह पर घरों पानी आ पड़ा। उसकी ही बीवी उसे ही नहीं पहचानती। उसे याद आया था कि निकाह के बाद वो उससे मिला ही नहीं, तो उसे कैसे मालूम होगा? अपनी आंखें मीचते हुए वो एक गहरा सांस भर गया। तभी उसका हाथ थामते हुए उसे अपने साथ खड़ा कर चुका था। प्लीज मुझे मत मारना, मुझे भूख लगी थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। कपकपाते हुए लबों से बोलते वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, जिस पर नवान शाह के चेहरे पर चट्टानों जैसी सर्द मोहरी छा चुकी थी। तभी एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचता हुआ उसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं को कायम कर चुका था। मैं अरमगान शाह हूँ, तुम्हारा शौहर है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं यहाँ पर बैठ कर ये बचा कुचा खाना खाने की। मेरे साथ चलो। संजीदगी से बोलता हुआ वो उसे अपने साथ लगाए हुए फ्रिज की जाने बढ़ा। फ्रिज का दरवाजा खोलते हुए वहां से खाने की एक बड़ी ट्रे बनाए उसके साथ ही कुर्सी की जाने बढ़कर उसे बिठा चुका था। उसके सामने खाना रखते हुए वो उसके बड़ी बड़ी आंखों में देखे गया, जिनमें खौफ और हरास था सहमी हुई थी। वो अरमगान शाह को देख रही थी। इस घर में हर कोई इसको तशद्दुद करता था, सिवाय उस एक इंसान के जिसके निकाह में वो मौजूद थी। और अब न जाने वो उसके साथ कैसा सलूक करता, मगर उसे खाने की ट्रे अपने सामने रखते हुए देखकर समर की आंखें और भी फैलकर बड़ी बड़ी हो चुकी थी। खाना खाओ, नरमी से बोलते हुए वो आंखों से इशारा कर गया, जिस पर जमल बौखलाते बौखलाते हुए जल्दी से खाने की ट्रे में से निवाले लेने लगी। निवाले
इस कदर बड़े-बड़े थे कि उसके गले में फंदा सा अटका, मगर वो बिना रुके ही खाना खाती ही चली जा रही थी। 3 महीने हो चुके थे कि उसे ठीक से खाना तक नसीब नहीं हुआ था, तभी भूख से उसकी हालत बेहाल थी। जब अरमागान शाह खड़ा होते हुए उसकी कमर सहलाते पानी का गिलास उसके लबों से लगा चुका था, पानी की घूंट-घूंट पीते हुए वो अपने हवास वापस लौटने पर उसकी जानिब देखी गई, मगर उस उसे अपनी फिक्र में घुलता हुआ देखकर नकली चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। मुझे मारना मत, मैं अपनी सारी बात मानूंगी, बस मुझे मारना मत, मेरा कोई कसूर नहीं। बौखलाते हुए तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रही है, क्योंकि अरमागान शाह हर गुजरते पल के साथ अपने ऊपर जब की करे पहर बिठाता चला जा रहा था। उसकी निगाह में मौजूद ये औरत उसकी जिम्मेदारी थी और उसके साथ ऐसा सलूक हो रहा था और उसे मालूम ही नहीं था। तो था अरमागान शाह के इस दुनिया में मौजूद होने पर भी आंखें नीचते हुए वो बेबसी से सोचते एक गहरा सांस भर गया। खाना खाओ, नरमी से बोलते हुए वो उसका सर फैला गया। उस पर समन की आंखें फैल कर बड़ी बड़ी हो चुकी थी। अचानक इसकी मोहब्बत महसूस करते हुए उसकी बड़ी बड़ी कटोरा आंखों में आंसू भर आए। सच में मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने नहीं मारा आपके भाई को, बेबसी से बोलती हुई वो रोती उसकी जानिब देखी गई थी। जबकि अरमागान शाह तो इस पल के लिए मगहूम सा होते और उसके चेहरे को देखे गया। वो किस कदर खूबसूरत और मासूम थी, ये लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे, उस पर इतना जुल्म कैसे कर सकते थे। कभी नरमी से झुकते हुए वो उसकी पेशानी को चूमते और सबकी बाहों के हिसार में उठा चुका था। जिस पर जमर भखलाते हुए उसके चेहरे की जानिब देखी गई। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारा, और अब जब तक अरमागान शाह तुम्हारे साथ है कोई तुम्हें हाथ लगाना तो दूर की बात, तुम्हारी जानिब आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। नहायत ईमान से उसे इज्जत देते हुए वो कदम कदम आगे बढ़ते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जमर उसके इंतजार में कपकपाती हुई चमक चली जा रही थी। जाओ चेंज करके आओ। नरमी से उसे नीचे उतारता हुआ वो बाथरूम की जानिब इशारा कर चुका था। जमन को एक के बाद एक हैरत से झटके देते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बिस्तर की जानिब बढ़ गया। कपकपाती हुई जमन अपने हैरान तासुरात पर काबू पाते हुए बाथरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ ही देर बाद वो नहाकर वापस आई, उसका चेहरा दूर से धुल चुका था। निशाना के बावजूद भी उसकी खूबसूरती छुपाई नहीं छुप रही थी। तब मकान शाह जब बिस्तर पर बैठा हुआ उसकी जानिब ही देख रहा था, अपने हाथ को खोलते हुए उसकी जानिब बढ़ा चुका था। जिसे देखते हुए वो लड़क से कदमों से उसकी जानिब बढ़ी। उसका हाथ थाम कर बिस्तर पर बैठी हुई वो अपने लबों को छुपाने दबाई दबाई गई, जिस पर एक झटके से मकान शाह उसे अपने बाजुओं की गिरफ्त में लेता हुआ कंबल में छुपा चुका था। उसकी को कंबल उड़ाते हुए वो उसे अपने सीने में भींच चुका था। मुझे उन्होंने बहुत मारा, मैं बहुत रोई, मैंने बहुत कहा कि इस सब में मेरा कसूर नहीं है, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उसके सीने पर सर रख कर रोते हुए वो उसे उसके ही खानदान की शिकायत लगा रही थी, जिस पर अरमागान शाह उसके बारे में हाथ चलाता हुआ उसकी अजियत को अपने अंदर उतारता हुआ महसूस कर रहा था। कोई उसकी बीवी के साथ ऐसे कैसे कर सकता था, और उसके ही अपने घर वाले। ये बात उसके दिल पर गिरा गुजर रही थी। अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें महफूज रखूंगा। तुम मेरी बीवी हो और मकान शाह की बीवी, तुम पर उठने वाली आंख और उठने वाली उंगली और मकान शाह अच्छे तरीके से मोड़ना जानता है। नरमी से बोलते हुए वो उसे अपने बालों के हिसाब में मजीद जकड़ चुका था, जिस पर वो इन 3 महीनों में पहली बार तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। उसके सीने पर सर रखकर धड़कते हुए उसके दिल को सुनते हुए वो गहरी नींद की वादियों में आहिस्ता आहिस्ता उतरती चली गई। अरफान शाह रात उसे अपने बाहों में थामे हुए बस उसके मासूम चेहरे को देख कर रह गया। ये लड़की किस कदर मासूम थी। क्या बेटियां इतनी ऐसा हुआ करती हैं कि उन्हें यूं वहीं कर दिया जाए, उन्हें यूं किसी के तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए किसी के घर भेज दिया जाए। क्या बेटियों की इतनी सी ही कदर कीमत होती है। बेबसी से वो सोचते हुए बस अपनी आंखों को मीच चुका था। वो हर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता था, मगर वो अपनी बीवी के लिए जरूर कुछ कर सकता था, और वो करता भी, क्योंकि वो अरमाकान शाह था। बाकी सबसे जुदा, बाकी सबसे अलग उसकी काली गहरी पुरस्कार आंखें समर के चेहरे को तकते हुए मुस्तकबिल की फिक्रों में गुम दिखाई दे रही थी। उसकी कमर पर गिरफ्त हर गुजरते पल के साथ बढ़ती चली जा रही थी। उस पर समर को कपाते वजूद लिए हुए उसके वजूद में और सिमटते उसकी फरमाइश को अपनी रूह तक में उतारता हुआ महसूस कर रही थी। वो उसका शौहर था, उसका मुहाफिज, और अब वो आ गया था तो वो खुद को महफूज और पुरसकून तस्वुर कर रही थी। वो लड़की कहाँ है? फायजा बेगम चिल्लाते हुए वहां मौजूद तमाम मुलाजमाओं से पूछ रही थी। जब अरमगान शाह अपनी तमाम तरवजह से कदम कदम चलते हुए नीचे आया और अपनी माँ की जानिब एक नजर देखा, जो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए हुए मुलाजमों पर दहाड़ रही थी। बड़ी बीबी, बड़ी बीबी जी, हमने उसे नहीं देखा, हमें तो वो सुबह से दिखाई नहीं दी, नहीं तो वो किचन में ही पाई जाती, आपको तो मालूम है वो कितना आपसे डरती है। एक मुलाजमा ने डरते डरते उसे जवाब दिया, जिस पर एक थप्पड़ उसकी गाल की जीनत बना। मुझसे बकवास मत करो, मुझे वो लड़की चाहिए। वो लड़की कहाँ है? अगर वो लड़की यहाँ से निकली तो मैं तुम सबकी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। तुम सब लोग अभी मुझे जानते नहीं हो।
कायरा बेगम का कहर पूरी हवेली में बरसा था, जिस पर तमाम मुलाजिम डर से थर थर कांपते हुए अपने सर झुकाए हुए उनके सामने खड़ी थी। और मकान शाह अपनी संजीदा आंखों को अपनी माँ पर मरकूज करते हुए कदम कदम चलते उनके सामने आ ठहरा। आप परेशान क्यों हो रही हैं अम्मा सरकार? वो लड़की वही है जहाँ उसे होना चाहिए, यानी कि मेरे कमरे में। संजीदगी से उन्हें देखकर बोलता हुआ वो दोनों हाथों को अपनी पैंट के पॉकेट में अरसा कर चुका था। कायरा बेगम के चेहरे पर एक साया सा लहराया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गुस्से से चिल्लाते हुए वो अभी बोली नहीं थी कि अचानक से ख्याल कुंडली के माने उसके जहन में लपका कि शायद ये भी अरमकान का कोई तरीका हो अपने भाई की मौत का बदला लेने का। तभी वो खामोश होते अरमकान को देखती। ठीक है, तुम उसे इससे वक्त गुजारी के लिए अपने कमरे में ले गए, अब उसे बाहर भेजो, उसे यहाँ के काम संभाल लें। संजीदगी से हुक्मचारी करती हुई वो किचन की जाने बढ़ चुकी थी, जिस पर अरमकान शाह ने हाथ की मुठ्ठियां भींचते हुए अपनी माँ के उस हुक्म को सुना। माँ, वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में मेरी औरत। वो मुलाजमों के काम करने के लिए यहाँ नहीं आई। इससे जो भी काम कराना होगा वो अरमगान शाह खुद कराएगा। संजीदगी से बोलते हुए वो उनकी जानिब देखे गया। जिंदगी में पहली बार उसे इख्तलाफ करते हुए वो कायरा बेगम के साथ साथ वहाँ मौजूद हर एक इंसान को हैरत से मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। अरमगान शाह, होश में तो हो? तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे भाई की कातिल के घराने से है क्या? तुम इतनी जल्दी अपने भाई को भूल गए? क्या उसके खून को इस कदर जल्दी भूल गए? तुम्हारा खून सफेद तो नहीं पड़ गया? उसे सुधारते हुए वो अरमगान शाह के चेहरे की तरफ देखे गई, जो हुनूस न्यूट्रल तासुरात के साथ उसकी जानिब देख रहा था। पहली बात तो ये अम्मा सरकार, वो मेरे भाई के कातिल के घराने से है, मेरे भाई की कातिल नहीं। दूसरी बात, मुझे अपने भाई की मौत का बहुत अफसोस है, मगर किसी पर तशद्दुद करके अगर मेरा भाई वापस आ सकता तो अरमगान शाह हर एक इंसान की चमड़ी उधेड़ कर रख देता। मगर अफसोस, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए किसी पर तशद्दुद करना छोड़ दें। वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में मौजूद मेरी औरत, उसे वली करके देना उसके खानदान का फैसला था, और उसे इज्जत देना अरमगान शाह का फैसला है। संजीदगी से एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए वो उनके सामने अपनी बीवी की इज़्ज़त को वाज़ेह कर चुका था। कायरा बेगम तो अपने हाथों की मुठ्ठियाँ भींचते हुए अपने बेटे के यूँ बदलते हुए तेवर को देख रही थी। वो पहले ही इस लड़की के अपने बेटे के साथ निकाह के खिलाफ थी। उनका बेटा तो इंसाफ पसंद था, चाहे जो भी हो जाता। वो हमेशा इंसाफ का साथ देता, और अब भी वैसा ही हुआ था। इसीलिए वो अरमगान शाह को हवेली से दूर रखे हुए थी। मगर न जाने कल अरमगान शाह की खबर में लाए बगैर ही वापस आ चुका था, और ना सिर्फ वापस आ चुका था, अपनी बीवी की उधरी हुई हालत को देखते हुए उसे अपनी महफूज पनाह में भी ले चुका था, जिस पर कायरा बेगम अपना गुस्सा दबाते हुए रहती। जवान औलाद थी, अगर वो उन्हें कुछ कह देती तो वो 1 मिनट नहीं लगाता हवेली छोड़ने में। तभी अपने दांत पीसते हुए आगे की जानिब बढ़ गई, मगर गुस्सा था कि किसी की और कम होने में नहीं आ रहा था। अरमगान शाह गहरा सांस भरते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ। बिस्तर पर उसकी नाजुक मासूम वजूद को सोए हुए देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। वो किस कदर नाजुक और मासूम सी लड़की थी, और उसकी ही अपने घर वाले उस पर तशद्दुद से बाहर दौड़ते चले आए। क्या उन्हें उसकी मासूमियत दिखाई नहीं दी? मगर अब जब वो वापस लौट आया था तो कोई भी उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। जिसका डेमो वो अभी अभी नीचे सबको दिखा कर आया था कि ये अरमकान शाह की बीवी थी, इसकी मलकियत और उसकी तरफ आंख उठाने वाले की आंख और उठने वाले का हाथ अरमगान शाह अच्छे तरीके से तोड़ना जानता था। कदम कदम आगे बढ़ते हुए वो बिस्तर पर से करीब आ बैठा। उसके लंबे घने बालों में हाथ चलाए हुए अपने अंदर सुकून की लहर दौड़ाते हुए वो महसूस कर सकता था। न जाने इस लड़की ने कैसी कशिश की जो उसे अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर रही थी। उसकी वो खूबसूरत गजाली आंखें जो अभी नींद के बोझ तले बंद थी, वो काफी देर से गहरी नींद में सो रही थी। शायद उसे ये नींद भी एक अरसे बाद में असर आई थी। तभी झुकते हुए वो उसके नाक पर अपने लबों का लम्स छोड़ चुका था, जिस पर जमल कसमसाते हुए अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ गई। और महान शाह शायद शरारत के मूड में था कि आगे बढ़ते हुए उसके नाक को 2 उंगलियों में थामे अपनी जानिब मोड़ चुका था, जिस पर वो झुंझलाते हुए अपनी नींद से भारी होती आंखों को खोल चुकी थी। उसकी जानिब देखते हुए हवास काम करना शुरू किए ही थे कि वो एक झटके से उठकर बैठते हुए ठहर चुकी थी, आंखों के साथ उसकी जानिब देखेगी। रात का एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने दौड़ गया। जब वो उसे खाना खिलाकर उसे अपने कमरे में लाया, उसे अपनी बाहों के इंतजार में महफूज रखते हुए जो एहसान पर कर चुका था वो उसके लिए बहुत ज्यादा था, जिसका बदला वो कभी भी नहीं चुका सकती थी। तभी वो अपने हाथों को मरोड़ते अपनी नजरों को झुका चुकी थी। तुझे मेरे सामने कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ से नाकाम रहा। धीमी आवाज में बोलते हुए वो उसके दोनों हाथों को थाम चुका था, जिस पर वो बड़ी बड़ी आंखों से अरमगान की जानिब देखे चली गई। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं तो कातिल के घराने से हूँ ना। नरमी से उसकी आंखों में देखते हुए वो खुद क्या छुप पूछ रही थी। उसका उसे अंदाजा नहीं था। तुम कातिल के घराने से जरूर हो, मगर तुम कातिल नहीं हो। तुम मेरी बीवी हो, और आज के बाद तुम्हारी यही शिनाख्त।
मेरे और हर किसी के लिए काफ़ी है। संजीदगी से बोलता हुआ वो उसकी आंखों में झांकने गया। उसकी गहरी पुरस्कार और अंदर तक उतर जाने वाली नजरों को महसूस करते हुए समन के दिल में हलचल सी हुई। ये पहला वो इंसान था जो उसके साथ मुखलिस होते हुए उसे बेलौस मोहब्बत दे रहा था। तभी वो अपने लबों को चबाते हुए अपना सर झुका चुकी थी। अब तुम ऐसा करोगी तो मामला जानलेवा हो सकता है। धीमी आवाज में सरगोशी करते हुए उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाता उसकी आंखों में देखे गया, जिस पर कमर का दिल रुक कर तेजी से धड़का। तभी एक अंगूठी की मदद से उसके लबों को दांतों की तरफ से आजाद कराते हुए वो उसके होठों पर दाग दाग गए दांतों के निशानात पर अपनी उंगली का सरसराता लम्स छोड़ चुका था। अभी जमल को समझने की कोशिश कर ही रही थी जब वो झुकते हुए अपने लबों की मोहर उसके लबों पर लगा चुका था। खतरा खतरा उसकी सांसें अपनी सांसों में उड़ेलते हुए वो उसकी सांसें पीते तो उसे बेचैन ही तो कर गया। समर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचती हुई एक झटका देते उसे अपनी हालत से आगाह कर चुकी थी, जिस पर वो बमुश्किल खुद पर काबू रखते हुए पीछे हुआ। मेरा यकीन मानो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मगर तुम्हें देखते हुए मेरा खुद पर से इख्तियार खत्म हो रहा है। तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए नीचे में बोलते वो उसके माथे के साथ अपना माथा जोड़ चुका था, अपनी पुरतपिश सांसों को उसके चेहरे पर पड़ता हुआ महसूस करते हुए वो उसके चेहरे की बदलती हुई रंगत को बआसानी देख चुका था। जमल उसके हिसार में आहिस्ता आहिस्ता लरसते हुए सुनती चली जा रही थी, जिस पर अरमगान शाह अपनी गुर्बत में उसे गुलाब की तरह महकते हुए देख रहा था। उसे अपनी बाहों के हिसार में लिए हुए वो कदम कदम चलता हुआ बाहर आया और खाने की मेज की जाने बढ़ते हुए पहले उसके लिए कुर्सी खींचकर उसे कंधों से थाम कर बिठा चुका था। इस सब के दरमियान वो बैठी हुई कतरे हिचकिचा रही थी। उस सच के अंदर तक उतर जाने वाली नजरों को महसूस करते हुए वो घबराहट का शिकार थी। सभी हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी और बार बार हलक कर करते हुए अपने आप को कंपोज रखने की कोशिश कर रही थी, मगर हर गुजरते पल के साथ उसकी घबराहट में इजाफा होता चला जा रहा था। जिस पर अरमगान शाह ने उसके हाथ को थाम कर अपना हाथ नीचे कर रखा कि कोई ये न जाने कि अरमगान शाह उसके साथ मौजूद है। जहाँ बाकी सबके सीने में सांप लौट उठे, वहीं कायरा बेगम तो जलते हुए बस ये मंजर देख कर रह गई। अरमगान शाह, तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। एक उस लड़की को तुमने हमारे दरमियान लाकर बिठाया और ऊपर से इतनी हिम्मत दे रहे हो। ये इस काबिल नहीं। ठहरते हुए वो अरमगान शाह के चेहरे को देखते हुए खड़ी हो चुकी थी। अरमगान शाह ने जूस का गिलास लबों से लगाते हुए उन्हें ऐसे देखा जैसे ये कोई आम सी बात हो। अम्मा सरकार, ये किस काबिल है? उसका अंदाजा आपको इस बात से ही हो गया होगा कि ये मेरे साथ बैठी है और यहाँ पर खाना खा रही है। इससे ज्यादा मजीद वजाहत मैं नहीं दे सकता। संजीदगी से उन्हें देखकर बोलते हुए वो उसके सामने ब्रेड के पीसेस रख चुका था, जिसको देखकर समर को भूख लगी। भूख क्या लगनी थी, बल्कि उसकी भूख तो उड़ चुकी थी। अरमगान का ये बदला हुआ लहजा और इन सब घरवालों के बचे हुए तेवर देखकर उसकी सांसें तो हलक नहीं हटती हुई थी कि अब आई और अब गई। अरमगान शाह, अगर तुम यूं ही हर धर्मी पर कायम रहे तो ये बात याद रखना, मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। यह भरी नजरों से जमल को देखते हुए कायरा बेगम का दिल चाह रहा था कि उसका नक्शा ही बिगाड़ कर रख दे। तो उनके कमरबदार बेटे को अपने दाम में फंसा कर अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रही थी। अम्मा सरकार, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है और सबसे ज्यादा काबिल मोहब्बत हस्ती हैं, मगर ये आपका नाजायज मुतालबा है जो कि मैं नहीं मान सकता। आपकी रजामंदी मेरे लिए जरूरी है, मगर रोज़े महशर मुझसे मेरी बीवी के बारे में भी सवाल किया जाएगा और मैं अपने रब के हुजूर शर्मिंदा नहीं होना चाहता। ये झटके से खड़े होकर बोलता हुआ वो कमल का हाथ थामते उसे भी अपने साथ खड़ा कर चुका था। उनकी आंखों में देखकर एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोलकर वो उसे अपने साथ लिए आगे की जाने बढ़ गया। कायरा बेगम तो सुन सी कैफियत में बस इन दोनों को जाता हुआ देख रही थी। उनका फर्माबरदार बेटा आज यूं एक बनी हो चुकी लड़की के आगे आ जाने के बाद इस कदर तब्दील होगा, इस बात का तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। 2 महीने का अरसा किस तरह गुजरा ये इन दोनों को मालूम ही नहीं था। हाँ, मगर उनके घर में मौजूद हर एक इंसान को बखूबी मालूम हो चुका था, जिस तरह अरमगान शाह उसके नखरे उठाता था, इसकी नाज उठाता था। खाने की टेबल पर बैठने से पहले उसका जमन के लिए कुर्सी खींचकर बिठाना किसी की भी आंखों से मक्खी नहीं रहा था, और उसे खाने पीने से लेकर हर छोटी बड़ी जरूरियात का ख्याल रखना इन सबके दिलों में जलन से पैदा कर जाता। जमल तो हवाओं में उड़ने लगी थी। कहाँ वही ठुकराई हुई सी लड़की जिसको बनी कर दिया गया था। बिना ये सोचे समझे कि उसके भी कुछ ख्वाब थे, ख्वाहिशात थे, और आज उसे सब्र करने का सिला इस कदर खूबसूरत मिला था कि उसका शौहर उसे इस कदर चाहता था। उसके अंदर तक उतर जाने वाली नजरें उसकी मोहब्बत का पता बखूबी दे दी थी। जिस तरह वो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था, उसके दिल में जगह वो खुद ही बना चुका था। मेरी जान, तुम फिक्रमंद क्यों होती हो? अब कोई भी तुमसे उलझने की कोशिश नहीं करेगा। हर किसी को मालूम है कि तुम अरमगान शाह की मंजूर मंजूर नजर हो और तुम्हें एक भी खड़ूस अरमगान शाह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो फिक्र मत करो, उस नन्ही सी जान को हल्कान करना बंद कर दो। झुककर उसकी नाक को चूमता हुआ वो हल्का सा मुस्कुराते हुए गोया हुआ। मगर जमन की फिक्रमंदी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आज भी उसे कहीं भी भींचने से डरती थी कि उसके घर वालों का रवैया उसके साथ फिर से वैसा ना हो जाए। उसे उस वक्त का सोचकर ही खौफ आता था जब वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तड़प कर रह जाती। अरमागान मत जाओ ना, क्या तुम्हारा जाना इतना ज़रूरी है? बेचैनी से उसे देखती हुई वो उसके हाथ थाम चुकी थी। अरमागान शाह के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अगर जाना ज़रूरी नहीं होता तो इस तरह तुम्हें छोड़कर जाता थोड़ी जाता। बस 2 दिन और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बस अपनी तबीयत का ख़्याल रखो और आजकल मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देने लगी हो। थोड़ा खाओ-पियो, जान बनाओ। नरमी से बोलता हुआ वो उसका माथा चूमकर उसे अपने गले से लगा चुका था। दमन धड़कते हुए दिल के साथ उसके साथ लगी हुई उसके दिल की धड़कनों को अपने कानों तले बजता हुआ सुन रही थी। आप जल्दी आ जाएंगे ना? नरमी से पूछते हुए वो उससे वादा देना चाहती थी, जिस पर अमरखान शाह नरमी से मुस्कुराते हुए अपना सर इस बात में हिला गया। जल्दी आ जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखो। तुम जानती हो ना अरमगान शाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, और तुम्हें जरा सी भी तकलीफ मेरा दिल तड़पा देती है। तो अब खुद को तकलीफ पहुंचाना बंद करो और मेरे लिए अपना बेहद ख्याल रखो। तुम्हें अगर कुछ भी हुआ तो अरमगान शाह वहीं मर जाएगा। मोहब्बत से बोलते हुए वो उसे अपने बाजुओं के इंतजार में और ज्यादा भीग चुका था। इसके मरने वाली बात सुनकर जमाल एक झटके से खुद को छुड़ाते हुए उसकी आंखों में देखी गई। इसकी आंखों में जख्मी सा तासुर था, जिसे देखते हुए अरमगान शाह आंखें मीचते हुए उसकी जानिब देखे गए। अच्छा सॉरी, आइंदा से नहीं कहूँगा। उसे नाराज होकर देखकर वो आगे बढ़ता हुआ और उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू का हिसार कायम करते उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा चुका था। मगर जमल जिसने नाराज होना था तो अब नाराज हो चुकी थी। दूर हटे, मुझसे ऐसी बातें करते हैं तो मुझे जहर लगते हैं। खफा खफा से लहजे में बोलती हुई वो उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर मकान शाह का कहना कमरे में गूंजा। अच्छा कोई रात को मुझसे कह रहा था कि शहद से भी ज्यादा मीठा लगता हूँ मैं उसे। मोहब्बत से मुस्कुराते हुए बोलते हुए उसे छेड़ रहा था, जिस पर जमल तो फटते हुए उसे इंतजार में कपा कर रह गई। इतनी बेशरम है आप, छोड़िए और मुझे जाए यहाँ से, जहाँ जाना है आपने, और जल्दी वापस आइएगा। खबरदार दोबारा ऐसी बात हुई तो। अब से बोलती हुई वो उसके बाजू अपने गिरफ्त से हटा भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर अरमगान शाह की गिरफ्त में ऐसा होना मुमकिन कहाँ था। तभी अपनी कोशिश को नाकाम होते देख गहरा सांस भर गई। अरमगान शाह उसकी खुद सुपुर्दगी पर मुस्कुराता हुआ और जोर से उसे खुद में भीग चुका था। अरमगान, मेरी हड्डियां टूट जाएंगी जिस तरह आप सख्ती से मुझे खुद में भीगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई गुड़िया हूँ। खप से बोलती हुई वो अपने फूले गालों के साथ उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। तो उसकी गर्दन में सर छुपाए हुए अपने वजूद को उसमें गुम कर लेना चाहता था। मेरा बस चले तो मैं तुम में सराय कर जाऊं, जमल अरमगान शाह। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारे दिल की धड़कन हो जाऊं, तुम्हारी रूह की तशनीगी हो जाऊं और तुम्हें आती जाती सांसों की जमानत हो जाऊं, ताकि कोई भी तुम्हें मुझसे जुदा ना कर पाए। मोहब्बत से चूर लहजे में बोलता हुआ वो उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मुहर छोड़ चुका था, जिस पर वो मचलते हुए उसके कंधों को थाम गई। आपकी मोहब्बत में इतनी शिद्दत क्यों है मगान? बेबसी से पूछती हुई वो उसके गिर अपने बाजू बांध गई, जिस पर अरमगान शाह बेबसी से मुस्कुरा दिया। बस तुम्हें देखकर ये शिद्दत हर गुजरते पल के साथ बढ़ती चली जाती है। नहीं जानता इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और कहाँ इसका अख्ताम होना है। बस चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी यूं ही तुम्हारी बाहों में तमाम हो जाए। मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोलता हुआ वो अपनी आंखें बंद कर चुका था, जबकि समझ उसे खुद से इस कदर नजदीक महसूस करते हुए दिल में शुक्र गुजार थे। जले पैर की बिल्ली बने हुए वो पूरे घर में चक्कर काटती हुई मिल रही थी। हर कोई उसकी बेचैनी को तो खूब समझता था, मगर किसी ने भी उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं थी। अरमगान शाह से पंगा कौन लेता? 2 दिन का बोल कर गया था। अरमगान शाह 10 दिन हो गए थे, वापस नहीं आया था। मोबाइल फोन उसके पास था नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, और अब जब जरूरत आ पड़ी तो उसकी सांसें तक फूल रही थी। किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कि इस घर में मौजूद किसी के भी साथ उसके खुशगवार ताल्लुकात नहीं थे। वो तो अरमगान का ही शुक्रिया था कि कोई अब दोबारा से उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं रखता था। कोई अब दोबारा से उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं रखता था। अगर जो अरमगान कभी साथ नहीं होता तो वो क्या करती? मगर अब जब वो पिछले 10 दिनों से गायब था तो उसकी रूह में बेचैनी भर चुकी थी। आती-जाती सांसों के साथ वो तड़पते हुए अरमागान को याद कर रही थी, और कुछ दिन पहले ही तो नया इंकशाफ उस पर हुआ था। उसके बाद तो दिल और ज़्यादा बेचैन हो गया था। उसे अपने सामने देखने के लिए आखिरी बार अरमागान का उसके करीब आकर अल्फाज अदा करना उसे याद आया, और वो अल्फाज उसे ज़हन में छुप रहे थे, छप कर रहे थे। बार-बार खुद को तसल्ली देती देती हुई वो गहरी-गहरी सांसें लेकर खुद को काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मगर हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी में इज़ाफ़ा होता चला जा रहा था। अभी वो धड़कते हुए दिल के साथ कमरे में आई ही थी कि कोई एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तेज़ी तेज़ी से कदम उठाकर उसकी जानिब बढ़ते हुए उससे पहले कि वो पलटते हुए उसे देखी, एक झटके से उसके कंधे पर
पकड़ कर उसे अपनी जानिब खींचते हुए उसके गाल पर थप्पड़ मार चुका था। थप्पड़ कदर शदीद था कि वो पीछे बेड पर जा गिरी। तुम डाइन हो, मेरे घर की खुशियां आहिस्ता आहिस्ता निकल गई। पहले मेरे बेटे को तुम्हारे भाई ने मारा और अब मेरे दूसरे बेटे को भी तुम निकल गई। तुमसे पहले मेरा बेटा बहुत खुश था, मगर तुम्हारा साया पड़ते ही देखो वो मर गया। सामने ही कायरा बेगम बीच पेच भरी नजरों से उसे देखते हुए फट पड़ी थी। कमल तो अपनी सांस तक रोकते हुए उनके बरामद होने वाले अल्फाजों को सुन रही थी। ये वो क्या बोल रही थी? अरमगान शाह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिल बेख्तियार धड़का, हाथ बेख्तियार अपने पेट पर गया, जहाँ एक नई जिंदगी सांस ले रही थी। ऐसे नहीं हो सकता। हड़बड़ाते लबों से अल्फाज बरामद हुए थे, मगर उनकी रसाई उन्हें नहीं थी कि सामने मौजूद कायरा बेगम के कान तक जा सकते। तभी वो एक झटके से आगे बढ़ती हुई उसे बालों से पकड़ते अपने सामने खींचकर खड़ा कर चुकी थी। तुम एक मनहूस औरत हो, जो हमारे घर की खुशियों को आहिस्ता आहिस्ता निगल लेना चाहती है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मार डालूंगी। गुस्से से सूख पड़ते चेहरे के साथ वो कमल का गला दबाते हुए उसे मार देना चाहती थी। वो बेबसी से सुन पड़ते दिमाग के साथ उनको बोलता हुआ देख रही थी। मंजर धुंधलाए धुंधलाए से थे। वो अपनी सांसों को हमवार रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। ये खबर सुनते ही वो मर जाना चाहती थी। वो अपनी सांसें रोक देना चाहती थी, मगर अचानक से एक दूसरा ख्याल उसे जहन में कुंदे की माने लपका। उसके अंदर पल रही नई जिंदगी, और फिर एक ही झटके से अपना हाथ पीछे दौड़ाते हुए वो हाथ में लैंप थामे सामने मौजूद कायरा बेगम के सर में मार चुकी थी। वार इतना संगीन तो नहीं था कि उन्हें कोई संगीन चोट आती, मगर इतना जरूर था कि फिर से फोन बहते हुए उन्हें पीछे जरूर धकेल दिया। इस पर वो चीखते हुए पीछे हो चुकी थी। सर पर हाथ रखे हुए वो कटी कटी आंखों से सामने मौजूद कमल की तरफ देख रही थी। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, कमल नहीं हूं मैं, जमल अरमगान शाह हूं मैं। उनकी आंखों में देखकर एक एक लफ्ज दोहराती हुई वो वहां से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि कायरा बेगम कोई जवाबी कार्रवाई करती या फिर कुछ भी, और जमल चादर उठाते हुए भागने के अंदाज में दरवाजे से बाहर निकली और फिर हवेली से निकलती चली गई। बाबा साईं, मुझे आपकी बेहद जरूरत है। अरमगान का कुछ भी पता नहीं लग रहा और उनके घर वाले न जाने क्या कुछ बोल रहे हैं। आप प्लीज पता करा कर दे दें, वो कहाँ है। अपनी हवेली में दाखिल होकर अपने बाप के पास बैठी हुई वो उनके घुटनों से थाम चुकी थी। रुस्तम शाह ने एक कड़ी नजर उसकी जानिब देखा। तुम फिर से आ गई? तुम फनी होकर यहाँ से गई थी, तुम वापस नहीं आ सकती। ठहारते हुए लहजे में बोलते हुए एक झटके से खड़े हो चुके थे। चमन ने बेयकीनी से नजरों से उन्हें देखा। ये कैसा बाप का रूप था? पहले वो उसे बंदी कर चुके थे, और अब उस 6 महीनों बाद अपने सामने देखते हुए उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि वो उस पर धाड़ रहे थे कि वो यहाँ पर वापस चलकर क्यों आई है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे शोहर के बारे में पता करा दे, वो कहाँ है, वो ठीक तो है, मैं किसी और के पास नहीं जा सकती। अपनी हालत पर काबू पाती थी वो उन्हें देखते हुए गोया हुई। रुस्तम शाह तो कड़ी नजरों से उसकी जानिब देख रहे थे। बाबा दफा करें इस लड़की को, ये मनहूस है। इतनी मुश्किल से तो हमने इसे हवेली से निकाला था, फिर वापस आ गई। निशान शाह कदम कदम चलते हुए इनकी जानिब आया। ये वो इंसान था जिसकी वजह से वो आज तक दलदल में घिरी हुई किसी से नजर तक नहीं मिला पा रही थी, और ये इंसान बजाय शर्मिंदा होने के इसके सामने डट कर खड़ा हुआ, इसे वहां से निकालने की बात कर रहा था। भाई आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपके लिए जो कुर्बानी दी, क्या आपके लिए इसकी जरा सी भी कोई फिक्र नहीं? वो गुस्से से कहती हुई वो जिशान शाह को देखे गई। उस पर एक मुश्तरका कहता उनके लबों से बरामद हुआ। भाई, भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा और कुर्बानी। तुम तो एक मोहरा थी, जिसे हमने मुश्किल वक्त पड़ने पर इस्तेमाल किया था। बहन नहीं हो तुम मेरी। तुम्हें तो हमारी माँ कहीं से लाई थी। माँ के मरने के साथ ही तुम्हारा हमसे रिश्ता खत्म हो चुका था। हम तो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे थे, मेरी प्यारी मुंह बोली बहन। उसकी आंखों में देखकर कहता हुआ विशाल उसे अपनी जगह सुन पड़ते मजबूर कर गया। उसके लिए उसने अपनी पूरी उम्र दांव पर लगा दी, तो रिश्ते तो उसके अपने ही नहीं निकले। अभी वो कुछ सोच रही थी कि एक शोला हुआ। हवा को चीरते हुए जिशान शाह का सीना चीर चुका था। खून पानी के मानिंद बहते हुए उसके कपड़ों को दागदार कर गया। तदर्थ उसने जो देखा तो सामने ही शेर शाह हाथ में बंदूक थामे हुए वहां मौजूद था। उसके पीछे ही अरमगान शाह भी कदम कदम चलते हुए अंदर दाखिल हुआ, और चमन की जेब अपने बाजुओं का हिसार कायम करते हुए उसे अपनी महफूज पनाह में ले चुका था। तुम ठीक हो? उनसे पूछते हुए वो उसका माथा चूम चुका था, जिस पर वो अपना सर इस बात में हिला गई। मुझे मालूम था कि तुमने हमारे साथ कोई ना कोई साजिश जरूर की है, नहीं तो अपनी बेटी को यूं इतनी आसानी से देखा तुम खुश नहीं होते। शेरशाह धारते हुए रतन शाह की आंखों में देख रहा था, तो अपने इकलौते बेटे को जिंदगी की बाकी हारते हुए देखकर ठहसा गया। आज मैंने अपने मर चुके बेटे का बदला ले लिया है, तुम आजाद हो। अब सारी जिंदगी तुम भी वही महसूस करोगे जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। एक हकारत भरी नजर रतन शाह के वजूद पर डालते हुए शेरशाह बाहर निकलता चला गया। उसके पीछे भी अरमकान रमन को अपने बाजुओं के घेरे में महफूज किए हुए बाहर की जाने बढ़ गया। तो वो झूठी खबर बेइख्तियार रमन के लबों से फिसला। उसकी नजरें अरमगान के चेहरे पर ही जमी हुई थी।
सच्चाई की हमें भनक लग चुकी थी, तभी मुझे बाबा के इस खेल में इसका साथ देना पड़ा नहीं तो हम कभी भी हकीकत तक नहीं पहुंच पाते। नरमी से बोलते हुए वो उसे अपने साथ में बिठा चुका था। समर नम आंखों से मुस्कुराई। मैंने उनको अपना खानदान समझा था, मगर अब मेरा खानदान आप दोनों हैं। मुस्कुराते हुए उसे जाने देखते वो दूसरा हाथ अपने पेट पर रख गई। मकानशा हैरत से फैली हुई आंखों के साथ उसे देखते हुए अपने लब खोल गया। क्या ये सच है? बेयकीनी से पूछते हुए वो उसका चेहरा हाथों में थाम चुका था। जब जमाल अपना सर इस बात में हिलाते हुए उसकी आंखों में चमकती हुई रोशनी को देखी। तुम शिद्दत जज्बात से उसके अल्फाज लबों से निकलने के इनकारी थे, तभी वो झुकते हुए उसके माथे को चूमते उसे खुद में झींक चुका था। वो जितना खुदा का शुक्र अदा करता उतना कम था। खुदा ने उसे बेबहा दिया था और आगे भी खुदा की अनायत है उस पर कम नहीं होने वाली थी।